हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। ठीक है ना। आप सभी लोग क्या है, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल पर कटारिया क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ना, आपके बेनिफिट के लिए, या यूं कहें आप स्टूडेंट की लाइफ के लिए एक बेहतरीन ये श्रृंखला चल रही है। और धन्यवाद कीजिएगा अपनी कटारिया मैम का ना। ठीक है, ऋचा कटारिया मैम का आप धन्यवाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ्री में आपको चीजें दी जा रही, बहुत बड़ी बात होती है फ्री। ये फ्री जो शब्द जुड़ा होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है आज के जमाने में। क्योंकि टीचर बिक चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। टीचर फ्री में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है, सीधा क्यों जाना चाहता है कि मैं पेड में पढ़ाऊंगा। यही बोला जाता है ना, भाई मुझे कोई पेड बैच दो। फ्री व्री का कोई भरोसा नहीं है, देखे कि ना देखे, है ना। मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा दूं या पढ़ा रहे हैं लोग बाग, लेकिन व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। भाई इसी के लिए तो पढ़ा रहे हैं, आए तो हमारा चैनल आगे बढ़े थोड़ा, है ना। लेकिन ये फ्री की चीजें सिर्फ और सिर्फ कौन, ऋचा मैम ही आपकी दे रही हैं। तो इस ऋचा मैम का धन्यवाद कीजिएगा कि आपको ऋचा कटारिया मैम फ्री में क्लासे दे रही हैं। और आप सभी लोग जब क्लास में लाड प्यार दुलार देते हैं तो वास्तव में आनंद आता है, अलग सा आनंद, अलग सा जोश, अलग सा जुनून। मैं चाहती तो ये क्लास स्किप कर सकती थी, मेरा गला एकदम बैठा था ना, आपको आवाज से भी पता चलेगा। और क्यों बैठ गया, आप सभी के बीच में पढ़ाते ही पढ़ाते ना, हम ही चीख चीख कर तो पढ़ा रहे थे, आपको कोई और पढ़ाएगा, है ना। तो अगर फ्री की चीज दी जा रही तो वैल्यू करें आप लोग ना। आप लोग वैल्यू नहीं करते। अभी मैं, हम लोग इस कोर्स को 499 में भी रख दें, अरे पेड पढ़ा रहे हैं, फ्री में चीजें उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। आप ही लोग दोनों तरह चलते हैं, है ना। और आज का टीचर जो है इसीलिए फ्री में नहीं आना चाहता है। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं, थोड़े दिन फ्री में दिया जाता है, फिर वही पेड वाले सिस्टम आ जाते हैं। मैम की अगर तबीयत नहीं खराब हुई होती तो शायद आपके बीच में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा था। पर अब कुछ दिन के लिए वो चीजें टल गई। होता है ना कि जो चीज एक बार बनी और वो टल गई। खैर, ये तो थी हमारी छोटी छोटी समस्याओं से घिरी हुई जिंदगी, और जो सबकी घिरी होती है। ठीक है, आइए आज हम लोग बात करेंगे सिंचाई एवं नहरों की। सिंचाई कैसे करते हैं आप, अपने खेतों की सिंचाई, अपनी बागवानी की सिंचाई करते हो ना। या तो किससे करेंगे, या तो आप नहरों से करते हैं, नहरों से, या तो फिर आप नलकूपों से करते हैं, या तो फिर आप कुआं तालाब तलैया से करते हैं। किससे? कुआं से पानी खींच खींच कर, या तालाब से। तालाब में पानी कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, तो नहरों से ही आएगा। तालाब अपने आप एक पानी थोड़ी ना निकाल लेगा। ठीक है। या तो आप देखेंगे, ठीक है ना, इन सारी चीजों से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई अलग अलग तरह से की जाती है भाई, जिसको जितनी जरूरत होगी उतना ही सिंचाई दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर अभी तक, आइए बात करेंगे इसकी। अगर अभी तक, हाँ नदियां भाई लिख लो, नदियां देखो, नदी दिख गई, नदियों से, है ना। नदी झील झरना, झील से भी आप सिंचाई करते हो, है ना। झरना का पानी बह रहा है, हम गए, हमने कहा ये वाला झरना का पानी हमारे घर की तरफ आ जाए, है ना। आसपास का जो झरना होता है, जैसे कि झरना जलप्रपात, हाँ, कहो कहते झरना नहीं जानत बाटे हम। क्यों विकास भाई? विकास जी एक ऐसे हैं हमारे चैनल पर कि मैं धन्य और सलूट मारती हूँ उनको। यहाँ से एक सलूट देती हूँ आपको कि हर रोज आप अगर लगातार वीडियो देखते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। कोई एक कैंडिडेट लगातार अगर किसी चैनल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक जा रही है। टाइम लगेगा लेकिन बड़ा सा बुम मारेंगे, क्या बड़ा सा लेने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते रहे भाई आप सभी लोग ऐसे ही। आइए अब आज बात करेंगे सिंचाई की। देखो यहाँ पर इस तरह से सिंचाई की जा रही है, ये फुहारे निकल करके जा रहे हैं ना, फुहारादार सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये नहर और आपकी नदियों से सिंचाई की जा सकती है। आइए बातचीत करते हैं। देखो सिंचाई
जो आपका है, गाँव में रहे होंगे तो जान ही रहे होंगे सिंचाई। हम लोग कहते हैं गेहूं में पानी लगाना है, सिंचाई करना है, मतलब गेहूं में पानी लगाना मतलब सिंचाई करना है। ठीक है, आइए प्रभु जी, कहा गया भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु में पाई जाती है। किसमें? उपोष्ण जलवायु में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, कहा गया उत्तर पूर्व असम, कौन सा? उत्तर पूर्व असम, मेघालय, दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। तो कुछ क्षेत्रों को छोड़, उनमें कौन कौन से? पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, कौन सा? उत्तर पूर्व असम, और आपका मेघालय, और दक्षिण के कुछ हिस्सों को या कुछ भागों को छोड़ करके देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पर अधिक वर्षा होगी तो अधिक ताप भी होगा। आइए, कहा गया ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। आ गई ना वही बात घूम भाई, जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर उत्सर्जन भी उतना ही अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। तापमान से अधिक वाष्पीकरण भी होता है और आपका वाष्पोत्सर्जन भी होता है, दोनों होंगे। कहा गया अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। मान लीजिएगा अभी आपके धान लगे, अब तो धान कटने को आ गए, है ना। मान लीजिए यही धान 1 महीने पहले, कितना? 1 महीने पहले, 1 महीने पहले इनमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रही है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रही है, ताकि ये क्या होती है, जो इनकी बाली निकलती, जो धान जहां पर लगता है उनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ा थी, ताकि वो धान जो है आपका बीज बढ़ सके, जल की आपूर्ति से क्या होगा, बीज बढ़ सके। लेकिन कहा गया मृदा में अगर नमी कम होगी तो धान गैंठा छोटा रह जाएगा, और उसका जो बीज है वो भी छोटा छोटा, कहा जाता है ना ये धान छोटा वाला है। बासमती धान क्यों बड़ा बड़ा हो रहा है? कारण है, हम लोगों के यहाँ भी बासमती धान लगता है, बड़ा सा धान, मतलब चावल आता है ना, कि शहर का जो पुलाव वाला चावल वो हम लोगों के घर में अक्सर बनता है, हर रोज बनता है, वही बनता है। बस यहाँ पर फटकार छटकार के और अच्छे से उसको दे दिया गया, हम लोग सिंपल साधारण से खाते हैं। ठीक है ना, वही कारण है। तो अब धान में अगर नमी की कमी हो जाए तो पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन है। वर्ष 2018-19 के अकॉर्डिंग आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है। क्या है? नलकूप है, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48 से लेकर 50% तक, कितना? 48 से लेकर 50% तक योगदान है। किसका? नलकूपों का। है कि नहीं है? बिल्कुल है, याद कर रखो, सबसे ज्यादा है। नलकूपों और कुओं को छोड़ करके शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 63.94 आती है। ठीक है, अगर नलकूपों और कुओं को जोड़ करके, छोड़ करके नहीं, जोड़ कर, नलकूपों और कुओं को जोड़ करके जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र आता है वो 63.94%, मतलब 63 से लेकर 65% तक के बीच की बात कही। अब 50% तक तो आपका केवल नलकूप से है, और 15% आपका कहां से हो जाएगा? कुओं से हो जाएगा। किससे? कुआं। कुआं कैसे पानी देते? कुआं भी तो आप खोदते हैं, फिर जमीन से पानी आता है, तो कैसे कुआं हो गए? तो इन दोनों में 63.94, मतलब 64%। ठीक है, कितना? 64%। आगे बढ़ते हैं। कहा गया नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित 23%, कितना? 23%। और कहा गया टैक्स द्वारा, टैंक्स, जो टैंक्स होते हैं ना, टैक्स नहीं, टैंक्स के द्वारा, जो टैंक होते हैं बड़े बड़े टैंक द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.33, लगभग 2.5%। शेष कहा गया 10%, 10 से 11% सिंचाई के अन्य साधन, जैसे आपकी नदी हो गई, है ना, इन सब से है।
अन्य साधनों से है। ठीक है, याद रखना। ये जो एरिया बताया गया ये वाला, इसको याद रखना। सबसे ज्यादा नलकूपों से, उसके बाद कुआं से। किससे? कुआं से। अगर दोनों का पूछा जाए तो कितना, 65% के आसपास, 63 पॉइंट समथिंग है। ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद तीसरे नंबर पर नहरों द्वारा। अरे गांव में नहर आती है ना, नहर देखो, नदियों से क्या बनाई गई, नहरें बनाई गई आपकी। डायरेक्ट आप नदी से तो सींच नहीं पाएंगे, कुछ लोग सिंचाई भी कर लेते हैं ना, पाइप पाइप डालकर। लेकिन जो आपकी ये नदी आ रही, गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग जिला के लिए, अलग अलग गांव के लिए क्या बनाई जाती हैं, नहरें बना दी जाए, बड़ी बड़ी सी नहरें, चौड़ी चौड़ी सी। ठीक है। अब ये नहर, जैसे हमारे गांव की नहर कानपुर से आती है। कहां से? कानपुर से आती है। ठीक है। और कानपुर से आएगी, जब हमारे वाले एरिया पर आती है तो हम इस नहर से यहाँ पर क्या बना लेते हैं, बम्बा बनाते हैं। क्या बनाएंगे? बम्बा। अरे बम्बा केवल हम लोग जो शहर में बम्बा कहें, बम्बा खोल दो जरा, अरे वो बम्बा नहीं, ई बम्बा है मेन, है ना, जिसमें से पूरे गांव के लोग इससे सिंचाई करते हैं। और ये बम्बा आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या होगा, अन्य गांवों तक जाएगा, फिर उससे अन्य गांवों तक चला जाता है, छोटे छोटे। मतलब क्या है, अगर उस एरिया में वहां तक बम्बा है, मतलब उस एरिया का लास्ट बम्बा, ऐसा नहीं कि इसका लास्ट नहीं, इसके लास्ट होते। अब यहाँ से गांव खत्म, और दूसरा गांव इसी नहर के किनारे किनारे और आगे ज्यादा दूर है, तो ये बम्बा यहीं तक रहेगा, खत्म। और इससे क्या होगा, इसका लास्ट है, और यहाँ तक के जितने गांव होंगे इसके अंडर पर, इस बम्बा से क्या ले जाएंगे, छोटी छोटी नालियां अपने खेत में ले जाएंगे। छोटी छोटी क्या कर रहे हैं, अब नालियां हम लोग इससे अपने खेत, और इन नालियों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर सिंचाई की जाती है। क्या की जाएगी, तो खेतों की सिंचाई होती है, खेतों की सिंचाई होती है। ठीक है ना, क्या होगी, खेतों की सिंचाई होती है। ठीक है, खेतों की सिंचाई होती, तो क्या हो गए, नहर ये है, बम्बा इन पर बनता है ना। बम्बा किस पर बनेगा, नहर पर बनता है। जो हम लोग कह देते हैं ना शहर में, बम्बवा खोल देना जरा सा, वो तो नल का है ना, नल का, नल खोल देना जरा सा। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। कहा गया कृषि गणना 2015-16 में देश में सिंचाई की दर से निम्न सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, अभी भी प्रथम स्थान है। कौन? उत्तर प्रदेश का। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किससे सिंचाई की जाती है, तो आप कहेंगे नल कूपों से। किससे? नल कूपों से की जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर, और आपका राजस्थान तृतीय स्थान पर है। याद रखना, भारत सिंचाई परियोजना के 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला कहा गया लघु सिंचाई परियोजना। कहा गया इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, कहा गया पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, कौन सी ड्रिप सिंचाई, और कहा गया स्प्रिंकल, जो स्प्रिंकलर होते हैं ना, उससे सिंचाई, और आपका एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तालाब वगैरह जानते हैं ना, तालाब से सिंचाई की जाती है। ठीक है, भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। किससे? लघु सिंचाई परियोजना से, लघु सिंचाई परियोजना से होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मैम आई थी अभी, तो कह रही बहुत अच्छा पढ़ा रही हो, कह रही बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं आप। हाँ, बैठी हैं अभी वो। ठीक है, तो वो मतलब इशारा कर रही थी, इसलिए मैं इधर उधर थोड़ा सा देखने लगी। ठीक है, चली गई। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 62% होती किससे, कुआं से, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। इसमें क्या आएंगे, आपके कुआं आ रहे हैं, नलकूप। अब नलकूप जब आ गया, जब भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई कुआं और नलकूपों से ही हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसी से होगा। 65% के आसपास नलकूप और कुआं से ही सिंचाई हो रही है। और आपके पंप सेट, पंप सेट जानते हैं कि नहीं, पंप सेट नहीं जानते हैं, अरे नलवा ठोकते हो जो गांव में, वही से पंप सेट से। ठीक है, तालाब, ड्रिप सिंचाई जानते हैं कि नहीं, अंदर तक ऐसे जा जा करके ड्रिप सिंचाई की जाती है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ई वाली सिंचाई तो हम भी नहीं जानते हैं, और ई वाली भी नहीं जानते भाई,
है ना। यहाँ तक तो सब जान रहे हैं, लेकिन अब पूछेंगे घर वालों से ना कि ये स्प्रिंकलर कौन सी सिंचाई होती है भाई, एनीकट कौन सी होती है, इसको पूछ के बताएंगे फिर, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में यहाँ तक की सारी सिंचाई हुई है, लेकिन ये सिंचाई ना पता है हमका भाई। चलिए पता करके बताएंगे हम आपको। आगे आते हैं, कहा गया मध्यम सिंचाई परियोजना, कहा गया इसके तहत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। कितने? तो 2000 से लेकर के 10,000 एक हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है। कहा गया बृहद सिंचाई परियोजना, इसके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। बड़ी एवं मध्य परियोजना में से देश की 38 मतलब 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। कितनी? 38। कितनी? 38, इन दोनों को मिला करके, ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि 62 था तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मिलाकर के 38 बन रहा है, ठीक है, याद रखना। आगे कहा गया विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। कौन सी नहर है? गंगा नहर है। इसका निर्माण 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। कौन? श्री गंगा सिंह ने। कहाँ के? बीकानेर के राजा रहे। कहाँ के? बीकानेर के, ठीक है ना। यह नहर सतलुज नदी तथा आपके फिरोजपुर के निकट कहा गया हुसैनी वाला से निकलती। कहां से? हुसैनी वाला से। कौन सी है? गंगा नहर नहीं, गंग नहर है, ठीक है ना, इसको याद रखना, इनके नाम पर ही गंग नहर है, ठीक है ना। कौन सी है? गंग नहर, ठीक है। कहां से है? तो आप कहेंगे विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है आपकी गंग नहर व्यवस्था, ठीक है। ये आपके 1927 के आसपास की बात थी और बीकानेर के तत्कालीन वहां के राजा गंगा सिंह ने करवाया था, ठीक है। आगे आते हैं, कहा गया पूर्वी यमुना नहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी के बाएं तट से कहा गया ताजेवाला वर्तमान में यमुनानगर जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। कहाँ के? ताजेवाला, ठीक है ना, ताजेवाला निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली में हिंडन, यमुना द्वाब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। किससे? पुरानी यमुना नहर से। किससे? पुरानी यमुना नहर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कहा गया इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना द्वाब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और आपका गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। पूछा जा सकता है, अब से ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताएं कि किस नदी या किस नहर द्वारा मुजफ्फरपुर नगर को जल दिया जाता है, सिंचाई की सुविधा दी जाती है, पूछा जाता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में शारदा नहर की बात की जाती है। किसकी? शारदा नहर की, ठीक है ना। और एक कमेंट आया था, मैं उनका नाम भूल रही हूं, मैं नाम नोट करके लाई थी। ऋचा श्रीवास्तव जी कह रही थी कि मैम एक रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश के बारे में भी बता दीजिएगा। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, यूपी स्पेशल मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। यहाँ आए हैं तो कुछ देकर ही जाएंगे, ठीक है ना। आगे कहा गया पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। कौन सी? और इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है और अक्टूबर आने तक तो इस नहर से जल आपूर्ति शून्य हो जाती है। तो जो पूर्वी यमुना नहर है यहाँ पर आपकी जुलाई से पानी की कमी होने लगती है और अक्टूबर मतलब अभी वर्तमान समय में यहाँ एकदम सूखा पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? सूखा पड़ा होगा, ठीक है, एकदम शून्य हो जाती है, याद रखना। आगे कहा गया है कि इस समस्या के समाधान हेतु कहा गया ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपरी कहा गया हथनी कुंड बैराज हरियाणा का निर्माण कराया गया। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1882 ईस्वी में, कब? 1842 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। लेकिन जो अभी पहले यमुना की बात हो रही है, देखिएगा जो पूर्वी यमुना नहर है, नदी की बात नहीं, नहर की बात, तो इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया कि आपके जो
ताजे वाला है। कौन से? ताजे वाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज का निर्माण करवाया गया और वहां से वहां पर पानी आता है। ठीक है, याद रखना। फिर आया कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी में कराया गया। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले जी थे और इस नहर में प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया। इसका निर्माण 1842 ईस्वी में होता है, लेकिन इसमें पहली बार पानी 1854 में छोड़ा गया। यह नहर हरिद्वार के कहा गया भीमगोंडा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है और मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 मतलब लगभग 6500 किलोमीटर की है। और इस नहर प्रणाली द्वारा कहाँ कहाँ जल जाता है? हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। कौन सी? बताएं भाई। ऊपरी गंगा नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। समझ में आया कि नहीं? कितने जिले लगभग पड़ रहे हैं? हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है आपकी ऊपरी गंगा नहर, जो 1842 में बनी थी। कब? 1842 में। 1854 में पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था और ये आपके इनके जनक माने जाते हैं सर पीटी काटले जी। पीटी उषा एक नाम है ना, उड़न परी नाम से जानी जाती हैं, लेकिन ये पीटी काटले जी है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश के शारदा नहर या इसी को घाघरा दोआबे में अवस्थित। अब देखना, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़ जिला, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, प्रयागराज जनपदों में कहा गया सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कहा गया जनपद चंपावत की खटीमा में कहा गया बनवास के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण करके इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? हमारा मंडल भी है इसमें, जहां से हम हैं वहां का मंडल भी है और उस मंडल पर हमारा भी जिला आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? शारदा नहर। अब देखो, अभी आपने ऊपरी गंगा नहर देखा था और अब शारदा नहर देख रहे हैं, अंतर है कि नहीं है? पूरे जिले तो हमको लग रहा है यहीं आकर चले आए ना। तो कहा गया है कि सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत की खटीमा में बनवास के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि जो आपकी शारदा नहर है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पास स्थित है और ये शारदा नहर शारदा नदी से ही निकल रही है। कहां से? शारदा नदी, शारदा मुख्य नहर निकाली जाती कहां से? शारदा नदी से। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जल शाखाओं की लंबाई प्लस कहा गया रजबाहों एवं अल्पिकाओं की लंबाई मिला करके 9961.3 किलोमीटर है। शानदार एकदम। अरे चिपका के याद कर लो भाई। कहा गया इस परियोजना पर वर्ष 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ एवं वर्ष 1928 में 10 साल लगे थे परियोजना पूर्ण कार्य कहा गया समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की प्रारंभ की जानी है। ठीक है, कब से? तो 1928 से। कहा गया निचली गंगा नहर का
उद्गम स्थल ननौरा। ननौरा कहाँ पर है आपका? तो नरौरा आपका बुलंदशहर में है और मुख्य नहर की लंबाई लगभग 98.8 किलोमीटर तथा नापूर्ण प्रणाली की लंबाई, अरे नापूर्ण कहाँ हो जाएगा भाई? नापूर्ण ये कौन सी नहर है? चलिएगा फटाफट बताएं भाई वहां पर क्या होगा। आप सभी लोग बताएंगे क्या? चलिए बस 1 सेकंड दीजिएगा, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना। इतना परेशान घबराने की जरूरत नहीं रहती है कि अरे अरे नहीं नहीं आप अभी बताएंगी नहीं, अभी बताई नहीं, है ना। आइए, तो कहां तक, तो आप कहेंगे 44 दशमलव, जिसमें आप कहा गया इस योजना, ये भी हो गया नरौरा गंगा नदी के दाहिने। कहा गया है कि मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई, पूर्ण नहर की है ना, पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,268 किलोमीटर की, कितनी? तो आप कहेंगे पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर की है, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लास ये काफी लंबी चलने वाली है, ठीक है ना। ये क्लास आपकी लंबी है और आप उबेंगे नहीं अगर आपको सीख के जाना है तो। कहा गया गंगा नदी के दाहिने तट से निचली गंगा नदी की अविकल्पना 1869 में की गई और इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा को 1878 में प्रथम बार चलाया गया और इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है, जैसे फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, ठीक है ना, इटावा जल शाखा और आपके भोगनी जल शाखा है। तो किसके हैं? तो आप कहेंगे गंगा नदी, जो निचली गंगा नदी है, जो निचली गंगा नहर है, क्या है? निचली गंगा नहर है, ठीक है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शारदा नहर, ऊपरी पूर्वी यमुना नहर, और उसके बाद अगर आपकी निचली गंगा नहर, और उसके बाद अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, का शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध पर है। कहां पर है? हरिके बांध पर, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर, कितनी? 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी और राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। यहाँ मेनली जो सूखा रहता था, जो मरुस्थलीय क्षेत्र था, तो यहाँ पर क्या, इसी इंदिरा गांधी नहर से, इसी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास किया गया है तो किसने किया था? तो आपके गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और पूछा जाता है किन दो नदियों के मिलने से और कहां पर? तो सतलज और ब्यास के मिलने से हरिके बैराज के पास हुआ था, हरिके बैराज से, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? पूरे स्लॉट पर अगर इसमें से कुछ निकाला जाए तो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी नहर परियोजना। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। कहा गया है गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। कितना? 740 मीटर का है। कहा जाए जैसे फरक्का फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में किया गया। कहां पर? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहा गया सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था और इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 4000 क्यूसेक जल को हुगली हो नदी के रूप में मोड़ दिया गया है। वहीं इसकी जलवहन क्षमता हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बताए भाई,
आगे बढ़ते हैं। कहा गया केरल के पलक्कड़ जिले में कहा गया चेरा कुन्नम पूजा नदी, कौन सी नदी, पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित, कौन सी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि केरल के पलक्कड़ जिले में चेरा कुन्नम या आपकी पूजा नदी पर कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई, तो आपको बताना पड़ेगा मंगलम सिंचाई परियोजना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, प्रश्न पूछा गया है क्या, जरूर उठाकर देखना, ठीक है। कहा गया मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी या बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुआ था। तो किसकी, मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी पर है, ठीक है, याद रखना। आगे कहा गया है कि माला नहर तंत्र, कौन सा, माला नहर तंत्र को कैप्टन कहा गया दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियरिंग विश्वेश्वरैया ने दिया था। किसने दिया था, तो पहली बार, जबकि पहली बार कहा गया है विचार नदी जोड़ने का, नदी जोड़ विचार किसने दिया था, तो विश्वेश्वरैया ने दिया था, विश्वेश्वरैया जी ने दिया था। कहा गया बाद में के.एल. राव का नाम भी इसमें जुड़ गया था, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहा गया तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 को जल संग्रहण संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किए, किसका, हरियाली का। कहा गया इसका उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना था। पंचायती राज संस्थाओं को देखिएगा जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों का गठन जो था, ये तो हम लोग कर लिए थे संविधान के साथ 40 में, आर्टिकल 40 में, लेकिन पंचायती राज व्यवस्थाओं को कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इनको और आगे तक बॉटम टू टॉप लाया जाए, ऐसी प्रक्रिया हम लोगों ने बहुत देर में सोची, है ना। 92 में लाए, कहा 50 में संविधान लागू हो गया था, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, पर 73वां संविधान संशोधन आते आते बहुत टाइम हो चुका था। सोचिएगा 40 साल का समय, 50 से 90 और फिर 92 में आया और 93 में लागू हुआ। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ सोचा, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री भारत के लिए होना एक गर्व की बात थी, गर्व की बात थी भाई। और अटल बिहारी वाजपेयी और साथ में जब मिले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या ऊपर वाले ने कैसे राम और कहा जाता ना कृष्ण और बलदेव की जोड़ी बनाकर भेजा था एकदम, ठीक है ना। याद रखना भाई, इनका नाम आते ही, इन दोनों शख्सियतों का नाम आते ही दिल में बहुत अच्छा अच्छा महसूस होता है। भारत एक समय सोने की चिड़िया वास्तव में था, ये ऐसे प्रधानमंत्री लोग बता सकते हैं कि था, ठीक है। आइए तो क्या कहेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त मतलब मजबूत बनाना, ये नहीं छोटी सी समस्या हुई दौड़े चले जा रहे राज्य के पास, है ना, पंचायत के पास जाए, समाधान, समस्या का समाधान थोड़ा वक्त लगे लेकिन तुरंत निर्णय होना चाहिए ना। अब ये नहीं आज दिए, आज सोचे कल पहुंचेंगे, फिर वहां उनसे मुलाकात करने में 3 दिन बिस्तरवा वहां गए ना कहीं लेटने की जगह, ना बैठने की, पैसवा भी कर, साहब मिले नहीं पाए। क्या हुआ, साहब मिल ही नहीं पाए हैं। आइए कहा गया कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निवल बुवाई क्षेत्र लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग, ये तो करंट से रिलेटेड बात है ना, अगर जब एग्जाम आएगा तो करंट अफेयर पढ़ाएंगे, फिर भी आप यहाँ पर ऐसे देख लो, जरा सा सुरूर है भाई यहाँ, जिससे कि लगभग 48.73% क्षेत्र, और कहा गया 68 मतलब ये क्षेत्र है, और 68.23 मिलियन हेक्टेयर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता
कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई। अब नए प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन हो गया 2014 के बाद ना, 2014 में। अब 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ स्वीकृति प्रदान की गई और 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तीन वाटर शेड विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो ना। आगे कहा गया ये कार्यक्रम कहा गया समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, ठीक है ना। कहा गया दूसरा जो 3 दिए गए, कहा गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है और तीसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम है। आई होप आप सभी लोग समझ गए। बंजर का मतलब ऊसर, कहीं कुछ होता ही नहीं है ना। पानी का बारिश तो होती है लेकिन ये हमारे क्षेत्र से ऊपर क्षेत्र होता है ना, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, टिलवा, टीला कहा जाता है ना गांव में। टीला पे चलेंगे कहाँ, है ना, है ना। तो यहाँ क्या करने जाते हैं आप लोग भाई? खाने पीने के लिए जाते हैं ना। हाँ, तो ये टीला पर यहाँ बरसात का पानी तो आता है लेकिन बरसात का पानी टिक ही नहीं पाता, ये ऊंचा होने के कारण ऐसे और ऐसे ढनक जाता है ना, और बाढ़ का पानी तो पहुंच ही नहीं पाता महाराज जी के पास। तो यहाँ पर क्या होता है, लवण की अधिकता हो जाती है और यहीं से भी रेहू वगैरह होती है, ठीक है याद। सूखा प्रवण क्षेत्र, जहां पर सूखा वगैरह पड़ जाए, पानी तो पहुंच रहा है लेकिन कुछ समय से न बरसात हुई है न नहर में पानी आया, तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। मरुभूमि विकास मतलब मरुस्थल, डेजर्ट की बात की जा रही है। किसकी? डेजर्ट की बात की जा रही है। जैसे आपके राजस्थान का कुछ क्षेत्र आपके गुजरात का भी है, तो वहां की बात की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल, वनस्पति जैसे कहा गया अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जैसे संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाया जाए, है ना। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। किस पर? मृदा ह्रास पर रोक भी लगती है। कहा गया प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। क्या है? तालाब है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है। कैसी है? मौसमी है ना, जिधर ढाल किया उधर ही बहने लगती। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जानते हैं ना, पूर्ववर्ती नहीं अनुवर्ती नदियां, ऐसे इधर ढाल मिली तो इधर आ जाएंगे, इधर मिली तो इधर, यहाँ तक आई और यहाँ पर ढाल नहीं तो इधर मुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ तक तो गई लेकिन इधर ढाल आई तो इधर आ जाएंगे। मतलब ये बिन पेंदी के लोटा है, जिधर ढाल उधर हम ढनक जाने वाले हैं ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है भाई? यही है। भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है ना। पहली बात तो मौसमी है, मौसम भर ये बहती है बढ़िया से, फिर उसके बाद सूख साख के बराबर हो जाती, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है और ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान होते हैं। कौन? तालाब। आगे आते हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है आपकी, फिर यहाँ से प्रश्न और प्रश्न आपको कल कराए जाएंगे, ठीक है। आगे कहा गया केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से राज्यों में उत्तर प्रदेश, भैया हम दहाड़ते बहुत हैं उत्तर प्रदेश वाले, जहां जाते हैं वहां सिर्फ दहाड़ने का काम करते हैं, चाहे खाद्य उद्यान में हो, खाने में हो, पीने में हो, चाहे गन्ने का रस पीने में हम नंबर 1 है भाई। हाँ, गन्ने के रस में भी हम नंबर 1 है। अरे भाई जब हम खाएंगे पिएंगे तो भाई सिंचाई भी तो करेंगे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और कहा गया पंजाब इतने मिलियन, दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आपका आ जाए, चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। कहा गया उत्तर प्रदेश 2018-19 में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में नलकूप सबसे ज्यादा 74%, नहर का 15%, कुआं का 8%,
और टैंक्स का 0.6% तथा अन्य साधन का इतना % है। उत्तर प्रदेश की बात कही जा रही। कहा गया नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती। पहले ही मैंने बताया। अरे ये पेट क्वेश्चन है आरओ का, किसका? आरओ का पूछने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लास अगर आप यहाँ तक वॉच करके आते हैं तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ऋचा जी, आप अपनी बात, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और प्रयास करूंगी मैं यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक आप लोग को लेकर दें। ठीक है, तो इस आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहते हैं। फिर आगे देखो आपके सामने प्रश्न है, इससे संबंधित कल आप लोग तैयार होकर आना, तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इनका सही उत्तर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करें, आपको क्लास कैसी लगती है। जैसे हमारे विकास भाई साहब है ना, इनका कमेंट जो भी इनके लिए जानकारी जाती है ना, क्योंकि विकास भाई हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं बट मेरी क्लास जरूर देखते हैं ना, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। मेरी क्लास भी देखते हैं और साथ साथ में एक कमेंट आता है कि मुझे आज एक और नई चीज सीखने को मिली, और यही चीजें मुझे एक नई चीज लाने को प्रेरित करती हैं कि मैं हर एक क्लास पर कुछ नया लेकर आऊं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग मेरी क्लास वॉच करते हैं। शेयर भी कर दिया करें आप सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों तक। और अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कटारिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।